नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत रहेगा आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप हैं मेरे साथ में आज एक बार पुनः अपनी टेंस पर चर्चा करने के लिए। जी हाँ, ऑलरेडी एक क्लास में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो क्लास जरूर देखी होगी और आज फिर हम उसी से आगे अपनी बात करने वाले हैं। सेम पीडीएफ पर भी आगे मैं आपको लेकर के चलूंगा, यानी जितना कॉन्सेप्ट्स अभी तक मैं आपको क्लियर कर चुका हूं उससे आगे आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं। यहां एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक सभी चीजों को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी प्रयास अब की बार एक तरीके से कहूं तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको ना आए। तो क्या कहते हैं, आप सभी तैयार हैं? कर दें अपने आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत। चलो भैया शुरुआत करता हूं, लेकिन फिर वही आपसे हम्बल एक प्यारी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी डियर स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो जरूर कर लीजिए, एप्लीकेशन पर जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। कैसे करोगे? जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कमेंट बॉक्स से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो कम्युनिटी पर जाइएगा, फिर आप एक्सप्लोर ग्रुप पर जाइएगा और फिर यहां पर जब आप इस तरीके से यूं थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इंग्लिश बाई शानू रावत की मेरी कम्युनिटी मिलेगी। वहां से आप मुझे फॉलो करके और बढ़िया से इंग्लिश का आनंद ले सकते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में आपके सामने कुछ बेसिक बातें मैंने की थी, वही पीडीएफ लेकर के आपके सामने फिर से आया हूं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर कर सकूं। मैंने आपको बताया था कि भाई इंग्लिश जो है हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, यहां पर हम इंग्लिश पर काम कर रहे हैं। इंग्लिश एक भाषा है, भाषा हमारी साउंड्स पर टिकी हुई है, क्योंकि भाषा अपने आप में विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है और इस माध्यम में सर्वे सर्वा अगर कुछ है तो वो आपके साउंड्स है या फिर हमारे साउंड्स है। इन्हीं साउंड्स का रिटिन फॉर्मेशन अल्फाबेट लेटर कहलाता है। लेटर्स को अगर आप कंबाइन कर दे, मीनिंगफुल यूनिट बना दे तो ये वर्ड कहलाता है, यहीं से फ्रेज बनता है, क्लोज बनता है और आपका सेंटेंस बनता है। फिर लेटर के बारे में थोड़ा सा अलग से इस वर्ड पर चर्चा की थी। फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में और थोड़ा गहराई से मैंने आपके सामने बात रखी थी कि भाई ग्रामर, वोकैब्स और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीन पार्ट्स में या फिर इन तीन यूनिट्स में हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बटी हुई है, जिसमें कि ग्रामर से अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉमन एरर्स के रूप में क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। यहां पर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है जी। यदि वोकैब्स की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के रूप में आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, वन वर्ड्स के रूप में, इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में, और आपसे प्यारी प्यारी सी स्पेलिंग्स भी पूछी जाती है। कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लें तो अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस के रूप में क्वेश्चंस आपसे पुटअप होता है। बात करता हूं अपनी टेंस पर, जो हमारी चर्चा सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेंस हमें पढ़ना है। तो टेंस हमें क्यों पढ़ना है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामर के अंदर, फंक्शनल ग्रामर के अंदर तो हम पढ़ लेते हैं सीधा सीधा क्या, अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन जैसे आप डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पर आते हैं तो हमें सीखना होता है टेंस। क्योंकि जब तक हमारा टेंस चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, और जब तक आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते तब तक आप क्वेश्चन टैग नहीं सीख सकते, तब तक आप जो है कंडीशनल्स नहीं सीख सकते, तब तक आप एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकते, तब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख सकते। तो ये सब कुछ जो आपका बेस्ड है वो किस पर है मेरे भाई? टेंस पर बेस्ड है। तो इसीलिए टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और हमने टेंस से ही अपनी शुरुआत की। टेंस के बारे में बेसिक बातें आपको बताई कि टाइम एंड एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसी को आप टेंस कहते हैं। टाइम आपका 3 प्रकार का होता है, एक्शन 4 प्रकार के होते हैं। तो 3 टाइम को 4 एक्शन के साथ मिला करके टोटल 12 आपके क्या बनते हैं? टेंस बनते हैं। इसी में आपके सामने सेंटेंस पूरा मैंने रख दिया था कि सेंटेंस कोई भी बनता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बाद आप बना पाते हैं। और यहां पर भी एक गजब की बात यह रही कि सब्जेक्ट से कभी आप नहीं बता सकते सेंटेंस कौन सा है, ऑब्जेक्ट से कभी आप नहीं बता सकते कि आपका सेंटेंस कौन सा है, बट जो सारी चीजें पता चलती हैं वो किससे चली? हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाती है? टाइम। मेन वर्ब क्या दिखाती है? एक्शन। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू टेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हमें पता चलता है टेंस कौन सा है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों क्या है? वर्ब है। तो टेंस क्या है बेटा? टेंस भी तो एक वर्ब ही है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज टेंस, तो आप प्यार से आराम से मुस्कुरा करके बोलेंगे सर टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। भाई टेंस क्या है बेटा जी? टेंस है सीधा सीधा वर्ब की स्टडी। जिस बच्चे को वर्ब क्लियर हो गई समझ लो उस बच्चे को जो है टेंस अच्छे से क्लियर हो गया। डर है मामला?
कि भाई जिस इंसान को वर्ब क्लियर हो गई, समझ लीजिए उस इंसान को टेंस क्लियर मेरे भाई हो गया। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं आई। हम इससे आगे बढ़े। फिर हमने वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। वर्ब के फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब के कुछ रूप आपके सामने रख दिए। फिर ये प्यारी सी टेबल आपके सामने बनवाई थी, और इस टेबल के अंदर मैंने बोला था कि इस टेबल को आसान करने के लिए आप एक हिंट कर लो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा V4 आएगी, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपका हैव बीन के साथ हमेशा टाइम आएगा, और फ्यूचर टेंस के अंदर हमेशा आपका विल या फिर शैल का यूज होगा, दैट्स कंपलसरी। विल या फिर शैल का यूज होगा जो कि आपका क्या है, कंपलसरी है। चलिए, इसी से आगे बढ़े थे। फिर हमने अपने सेंटेंस पर फिर से बात की कि भाई अगर सेंटेंस के अंदर आपको टेंस पहचानना है कि टेंस कहां है, तो आप क्या देखेंगे, हमेशा आप सीधा सीधा वर्ब पर नजर दौड़ाएंगे। अगर आपको वर्ब क्लियर है, आपने वर्ब पकड़नी सीख लिया, आपको वर्ब समझ में आती है, यानी कि आपको बेटा मेरे टेंस आता है। ठीक है जी, इसी वजह से मैंने सीधा वर्ब की बात की थी। फिर हमने अपना सबसे पहला, सबसे प्यारा और सबसे इंटरेस्टिंग टेंस जो होता है, दैट इज अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी शुरुआत की। और मैंने आपसे बोला कि यहां पर जो आपका कार्य है वो डेली बेसिस पर एक रूटीन के तहत चलता है। यानी जब भी कभी आपको कोई ऐसा सेंटेंस देखने को मिले जिसमें कि जो आप बात कर रहे हो, जो आप अपना कार्य दिखा रहे हो, वो एक ऐसा कार्य है जो कि डेली बेसिस पर चलता है, एक रूटीन के तहत चलता है, तो डेली बेसिस पर एज अ रूटीन चलने वाले हर एक एक्शन को आप किसकी मदद से दिखाएंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से दिखाएंगे। यानी कि मैं सीधी सीधी बात कर लूं तो आप याद रखना कि कोई भी आपका रेगुलर रूटीन वाला एक्शन हो गया, आपका जो है बेटा जी डे टू डे लाइफ वाला एक्शन हो गया, कोई भी एक ऐसी बात जो कि आपकी प्रेजेंट की अवस्था को दिखाती है, उसी को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब सेंटेंस के अंदर जो आपका मेन मोटिव है, जो सेंटेंस की थीम है, वो इंफॉर्मेशन देने की हो, यानी जानकारी देने की हो, तो उस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। या फिर जब आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट दिखाना हो, फैक्ट दिखाना हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लाइव कमेंट्री आपको दिखानी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वॉच एंड स्पीक, आप देख रहे हैं और उधर आप बोल रहे हैं, अपनी आंख को देखिए आप बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसी में एक दो चीजें आप और भी ऐड कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम करते चले जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात करेंगे, तो भी आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्या आता है मेरे प्यारे भैया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आ जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ सब्जेक्ट की बात आपसे कही थी कि भाई सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, या तो सिंगुलर या प्लरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आ सकता है आपका, ही शी इट, या तो नाम या फिर कोई सिंगुलर। और आई वी यू दे या फिर प्लरल के साथ हमेशा कैसी वर्ब भैया, प्लरल वर्ब। अब यहां पर एक चीज और ऐड मैंने की थी कि यदि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब के ऊपर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लरल बनाने का एक बड़ा सीधा सा लॉजिक था कि यदि मेन वर्ब में आपने कभी भी ऐसी ईएस ऐड की तो आपकी मेन वर्ब क्या हो जाएगी मेरे भाई, सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बेटा, सिंगुलर हो जाएगी। ये बात कभी मिस मत करना कि कभी भी यदि हम मेन वर्ब में ऐसी या ईएस ऐड करते हैं तो मेन वर्ब हमारी हमेशा कैसी हो जाती है भाई, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, फिर ये कुछ प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे थे जिससे कि आपको मैं चीजें अच्छे से क्लियर कर पाऊं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातों में कोई दिक्कत आई थी नहीं, और आज हम जो इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। चलें आगे, चलो जी। अब मैं इससे आगे की बात आज अपनी शुरू करता हूं। देखिए भैया, सबसे पहली बात, जब जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की, भाई क्योंकि हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस के अंदर हमें तो बारीकी से चीजें सीखनी है, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने एक बात यहां पर क्लियर करी, आपने सीखी कि सर कुछ भी हो जाए सब्जेक्ट के साथ में हम किसका सहारा ले रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर फर्स्ट फॉर्म में सी या ईएस का, और फिर हम क्या लेकर के आ जा रहे हैं, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लेकर के आ जा रहे हैं। क्या लेकर के आ जा रहे हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट लेकर के आ जा रहे हैं। बनाने के पीछे उद्देश्य क्या, किस तरह के सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो आपने बोला सर जब जब हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी देने का हो, डेली रूटीन एक्शंस को दिखाना हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट दिखाना हो, लाइव कमेंट्री दिखानी हो, या फिर सही मायने में सिंपल भाषा में अगर दोस्त आपसे बात कर लूं तो आपने यहां पर बोला कि सर जो भी डे टू डे लाइफ है ना,
क्या है मेरे भाई? डे टू डे लाइफ है। उस डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हर एक बात हम किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। मैं बोला बिल्कुल सही पकड़े हो भैया, एकदम बिल्कुल सही पकड़े हो। आप बोलोगे सर लेकिन हमारा बेसिक कमजोर है। अधिकतर बच्चों के मन में आता है, क्योंकि मैं हाई लेवल के एरर्स तो तभी लेके आऊंगा ना जब बेसिक्स क्लियर होंगे। तो अब चलो थोड़ा बेसिक्स पर बात करते हैं। मैंने एक बिल्कुल प्यारी एग्जांपल आपके सामने रख दी। मैंने आपसे बोला भैया कि राहुल, बिल्कुल एकदम बेसिक पर आ रहा हूं एक बारी के लिए, क्योंकि जब तक चीजें बेसिक से क्लियर नहीं होंगी तब तक हाई स्टैंडर्ड तक मैं आपको नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैंने बोला राहुल रोजाना स्कूल जाता है। बेटा इस सेंटेंस को आपको बनाना है। आपने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब सोचा होगा, सर ये भी कुछ आपने सिखाया, इसको तो हम चुटकी बजाते यूं कर देंगे। यूं कैसे करोगे? आप बोलोगे सर देखिए राहुल, अब भाई राहुल क्या बेटा सिंगलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी दोस्त? सिंगलर, तो गोज टू स्कूल डेली। क्या बन गया बेटा? राहुल गोज टू स्कूल डेली। कोई दिक्कत नहीं आई? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक, ये तो आसान बात थी। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल आसान बात थी बेटा जी। लेकिन अब क्या हो, मैंने बोला राहुल रोजाना स्कूल नहीं जाता है, या फिर मैंने आपसे बोला क्या राहुल रोजाना स्कूल जाता है? मैंने बोला क्या राहुल रोजाना स्कूल नहीं जाता? राहुल रोजाना स्कूल क्यों जाता है? राहुल रोजाना स्कूल क्यों नहीं जाता? अब भाई इतनी सारी बातें, यानी मैंने 6 से 7 तरह के सेंटेंसेस यहीं से बना दिए। तो अब यहां पर आपको हर तरह का सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आप बोलोगे सर इतने तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो थोड़ी सी एक वो थ्योरी पढ़ लो जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है। 90% हम टीचर्स जो है इस चीज को मिस करते हैं, क्योंकि इसमें 10-20 मिनट का टाइम लग जाता है और बच्चों को भी लगता है सर ये मोनोटोनस है, कहीं ना कहीं नीरस चीजें। लेकिन बेटा नीरस नहीं, मेरी बात समझना। ये बेटा एक सेंटेंस है, तो मेरे प्यारे भाई क्यों ना हमें एक बार पूरी सेंटेंस की ही थ्योरी पता हो। थ्योरी से मेरा मतलब क्या है? आपको सेंटेंस के टाइप पता होने चाहिए कि सेंटेंस कितने होते हैं और कितने तरह से बन सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा जी, ध्यान से मेरी बात को सुनते चले जाओ। सेंटेंस बेटा सबसे मेनली आपके होते हैं 2 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस और आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरी बात सुनना, यहां से आपको पूरा टेंस चैप्टर समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे बोलूंगा कि कंडीशनल चैप्टर्स तो पूरा का पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का खेल है, कंजंक्शन का यूज यहां होता है, ये होता है। तो भाई वो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी आज के आज, ठीक है? देखो, एक तो सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड या फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। या तो कंपाउंड सेंटेंस या फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्या फर्क है इसमें? देखो भैया इसमें बड़ा प्यारा डिफरेंस है बेटा जी, और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए जब जब बात आएगी आपके सामने सिंपल सेंटेंस की, तो बेटा अक्सर जीवन में जो लोग सिंपल होते हैं वो आपको कैसे दिखेंगे बेटा? सिंगल मिलेंगे। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर सिंगल मेन वर्ब होती है। कैसी मेन वर्ब होती है बेटा? सिंगल मेन वर्ब होती है। बात याद रहेगी। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें बेटा सिंगल मेन वर्ब होती है, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट कहा जाता है। राहुल स्कूल जाता है, तो बेटा ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि 2-3 मेन वर्ब नहीं, केवल एक मेन वर्ब आ रखी है। वहीं पर कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? भाई कैसा कह रहा हूं बेटा? कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स? तो कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बेटा आपके होते हैं, या फिर मैं कह दूं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसके अंदर मेरे भाई डबल मेन वर्ब होगी। डबल मेन वर्ब होगी, ठीक है ना? जिसके अंदर मेरे प्यारे बेटा कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ होगा। कंजंक्शन इज यूज, जिसके अंदर हमेशा बेटा कंजंक्शन इस्तेमाल होती है। यानी जब मैंने बोला कि जब राहुल मेरे पास आया तो मैं जा चुका था, जिस वक्त डॉक्टर आया रोगी मर चुका था, ये स्टेटमेंट है आपके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मैंने केवल बोल दिया कि राहुल मेरे पास आया, ये बेटा एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यह काम केवल एक हुआ है। जब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 काम हो जाए, डबल मेन वर्ब आ जाए, तो वो है आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब सिंपल मेन वर्ब आएगी तो भाई वो है आपका सिंपल सेंटेंस। जब 2 कार्य होंगे तो इन्हें जोड़ने वाला भी कोई ना कोई चाहिए, और उसी को तो आप कंजंक्शन कहते हैं। तो इस वजह से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमेशा आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझो, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें थोड़ी सी थ्योरी है।
थ्योरी का मतलब इसको और ज्यादा कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंस के बेटा कुछ प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला लाडले असर्टिव सेंटेंस। कैसा मेरे भाई? असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे आप इसके सबसे पहले प्रकार को? असर्टिव सेंटेंस। इसी का दूसरा काइंड होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, आप बोलेंगे बिल्कुल सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी का थर्ड काइंड होता है मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा मेरे प्यारे बेटा जी? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस से इसी का एक और काइंड हमारा निकल करके आएगा और उस काइंड को आप नाम दोगे क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अलावा बेटा इसका एक प्रकार और होता है, दैट इज अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है मेरे भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सारे के सारे जो प्रकार हैं वो आपके सिंपल सेंटेंस के प्रकार है। इनके अंदर डबल मेन वर्ब आपको नहीं मिलेगी। डबल मेन वर्ब मिलते ही आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे चल के पूरा टेंस इसी पे चलेगा। ठीक है जी, चलो इन पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि चीजें आसान लगने लगे। असर्टिव सेंटेंस जो होता है भैया, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा मेरे प्यारे बेटा? अफर्मेटिव, जिसको आप सभी बच्चे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। जिसको आप सभी क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को आप बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और यहीं पर आपका एक दूसरा स्टेटमेंट होता है नेगेटिव सेंटेंस। कैसा होता है मेरे भाई? नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों किसका पार्ट है? असर्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है मेरे भाई? अफर्मेटिव का पार्ट है। अब यहां बस एक छोटी सी बात याद रख लेना, केवल छोटी सी, इतू सी बात बोलूंगा, लेकिन वो बात अच्छी है और गहरी है, इसको मिस मत कीजिएगा आप। भाई पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बनते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर अपनी वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सी तो बात करो, कहा ही क्या है आपने, बिल्कुल। लेकिन जब नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओगे यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो एक बात का याद रखना बेटा, नेगेटिव यानी ना हुई है, और ना हुई है तो बेटा नोट आया, और नोट जो आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी सब्जेक्ट के साथ पहले भैया हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नोट, फिर आपकी मेन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये कहानी बनी आपकी नेगेटिव सेंटेंस की। ये कहानी किसकी बन गई? आपके नेगेटिव सेंटेंस की। केवल और केवल, फिर कह रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट केवल इतनी सी बात है भैया, अगर आपसे मैं सही मायने में बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट केवल ये इतू सा पॉइंट है, ये वाला, ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दी बस। जिस बच्चे को ये इतनी सी बात क्लियर है वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। इतनी सी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात केवल इतनी सी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है हमेशा, और मेन वर्ब के भाई पहले आता है। कभी भी आप सोचो डायरेक्ट नोट लगा दोगे, कभी नहीं लग सकता बेटा। नोट की अपनी कंडीशन है कि आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। डन? ठीक है, ये हो गई असर्टिव सेंटेंस की कहानी खत्म। बात आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करोगे यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि सवाल जवाब होंगे, और जब सवाल जवाब होंगे तो दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो वो जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सके, और एक वो सवाल जिसका जवाब लंबा चौड़ा हो, जिसका सवाल बेटा, जिसका जवाब डिटेल्ड हो। ध्यान रखना मेरी बात को। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है तो उसे बोलते हैं बेटा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सकता हो, जिसके जवाब में आपको बोलना ही पड़ेगा बेटा, उसे बोलते हैं आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या कहते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो वो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, और एक वो जिसके जवाब में आपको बोलना पड़ेगा। तो क्लोज एंडेड कौन से हैं बेटा? जिसका आंसर किस में दिया जाएगा? यस में या फिर नो में। इसमें बेटा यस में या फिर नो में। और जब यस या नो में जवाब दिया जाएगा तो इसमें याद रखना पहले हमेशा आएगी भैया हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी लाडले मेन वर्ब, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और हमेशा लगेगा भैया क्या? क्वेश्चन मार्क। हमेशा क्या लगेगा सेंटेंस के अंदर? क्वेश्चन मार्क। हमेशा क्या लगेगा आपका? क्वेश्चन मार्क। बात याद रहेगी?
आप बोलेंगे हाँ जी सर। बात याद रहेगी? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, चीजें याद रहेंगी। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं आई, इस छोटी सी बात को आपने समझ लिया। चलो जी, यहां तक की बात आपको हो गई क्लियर। अगर ओपन एंडेड की बात कर दूं, यानी वो सवाल जिसका आंसर कैसा होगा बेटा, डिटेल्ड होगा। आंसर कैसा होगा मेरे प्यारे बेटा जी, आपका डिटेल्ड आंसर होगा। यानी इसका सवाल एक्सप्लेन करना, मतलब जवाब में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपने लंच कर लिया? क्या आपने लंच कर लिया? आप बोलेंगे हाँ जी सर या नहीं जी सर, यस या नो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलोगे। मैंने बोला आपने क्या लंच कर लिया? क्या बोला बेटा मैंने? आपने क्या लंच कर लिया? अब आपकी मजबूरी है भाई, अब आपको बोलना पड़ेगा सर आज ये खाया वो खाया वो खाया। हर बच्चे का अपना जवाब अलग अलग होगा। तो ये जो दूसरे नंबर पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने क्या लंच कर लिया, ये था भाई ओपन एंडेड। क्या आपने लंच कर लिया, ये था बेटा क्लोज एंडेड। अब जब डिटेल में आंसर देना पड़ेगा तो भाई इसको बनाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है WH वर्ड का। इसका मेरे भाई WH वर्ड का। फिर आपकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर आपकी क्या आती है, मेन वर्ब। फिर आपकी क्या आती है, ऑब्जेक्ट। और हमेशा क्या लगता है सेंटेंस के अंदर, क्वेश्चन मार्क। हमेशा आपका क्या लगता है मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई क्या? तो ये हो गई आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कहानी खत्म। PDF दे दूंगा, लिखने में मत लगना, लेकिन समझ लेना, वरना पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। सर सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, सर कंपाउंड कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, असर्टिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। तो आधे कंफ्यूजन आपकी यहाँ खत्म हो रही है। और आधे क्यों, मैं मानता हूं पूरी खत्म हो रही है, कि असर्टिव का ही जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसी को आप बोलते हैं क्या भैया, अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, अफर्मेटिव। ठीक है जी, आप बोलेंगे यस सर। अफर्मेटिव सेंटेंस का अपोजिट क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसका पार्ट है, असर्टिव का है। इससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, चलो जी, ये दो टाइप मैंने क्लियर कर दिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। बात आई बेटा किसकी, इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंस होते हैं जो कि, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं मेरे भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंसेस हैं जो कि किसको दिखाएंगे भाई, जो कि आपके ऑर्डर को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को दिखाएंगे। इसको ऑर्डर को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, आदि को दिखाएंगे। इनकी शुरुआत हमेशा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, कभी सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। या फिर इनकी शुरुआत बेटा सीधा डू नोट से होगी, यानी डोंट से होगी। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका स्टेटमेंट। धन्यवाद। आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। बात आई ऑप्टेटिव की और एक्सक्लेमेटरी की, इसमें भी कुछ नहीं है बड़ी बात, देखो ध्यान से बेटा। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं, जो कि आपको विश दिखाते हैं, ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। विश को दिखाएं, ब्लेसिंग्स को दिखाएं, आशीर्वाद आदि को, कर्ज को दिखाएं। ठीक है ना, इनकी शुरुआत मे से होगी और लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बनाए रखे। मे इंडिया वोन दी मैच, काश भारत मैच जीत जाए। मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र जियो। तो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी जी हमें आशीर्वाद देते हैं, वो सब बेटा जी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनते हैं। और लास्ट है भाई आपका एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में तो आप खुद जानते हैं कि जब हार्ट की सडन एक्सप्रेशंस आपको दिखानी होंगी, यानी कि जब आपको सडन एक्सप्रेशंस ऑफ हार्ट दिखाने हो, सडन एक्सप्रेशंस ऑफ हार्ट। ठीक है ना, जब आपको दिल की जो अचानक से आने वाली आवाज होती है, अलास ही इज डेड, ये तो मर गया, ओहो। आप मैच देख रहे हो और वहीं पर अपने विराट कोहली छक्का लगा दे, अपन क्या करते हैं, वाह शाबाश शानदार। तो ये जो आपकी आवाजें अचानक से आ रही हैं, इन अचानक से आने वाले भाव को, फीलिंग्स को दिखाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं बेटा जी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गॉट इट। तो आज मेरे हिसाब से आपको ये सेंटेंस का मकड़ जाल समझ में आ गया। कभी भी इंग्लिश पढ़ो तो इस सेंटेंस के चार्ट को पहले दिमाग में लेके चलो, वरना एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 90% सेंटेंस तो तुम्हें हवा ही नहीं लगेगा। किसको बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। एक बार पूरे को रिवाइज करवा रहा हूं। सेंटेंस यानी वाक्य दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंपल जिसके अंदर एक वर्ब हो, या फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर दो मेन वर्ब हो। यानी जब दो कार्य होकर के एक साथ रहे, जैसे मैंने बोला राहुल ने कहा कि वह कल मेरे घर आएगा, तो ये पूरी बात जो है ये एक कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैंने बोला जब
राहुल मेरे घर पे आया और मैं सो रहा था। ये पूरा बात बेटा एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अब सिंपल पर वापस लौटा, जब साधारण सेंटेंस मिलेंगे तो पहला टाइप होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव कौन है भाई, असर्टिव है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो वो प्रश्न जिसमें कि जवाब हाँ या ना में दिया जाए, एक वो प्रश्न जिसका जवाब डिटेल में दिया जाए। तो जिसका जवाब हाँ या ना में वो ओपन एंडेड, सॉरी क्लोज एंडेड, जिसका जवाब डिटेल में दिया जाए बेटा वो आपका ओपन एंडेड। जब हाँ या ना वाले सवाल होंगे तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ध्यान से देख लो, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। और जब आपका जवाब डिटेल्ड होगा तो बेटा पहले WH वर्ड मेरे भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य है जिसमें कि आपको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, फॉरबिड ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमेशा शुरुआत वर्ब से होगी, कोई सब्जेक्ट आपके पास। मैंने बोला गो देयर, जाओ वहां पे। मैंने बोला डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। मैंने बोला डोंट लाफ एट मी। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं इसको आप किस में दिखाओगे, ये सब हैं आपके इंपेरेटिव में भाई। किसके हैं भाई, इंपेरेटिव के। इसी से थोड़ा आगे बढ़े, जितने भी आशीर्वाद हैं, अभिशाप हैं, इच्छाएं हैं, वो सब आपके ऑप्टेटिव में हो गई। शुरुआत में से होगी और एंडिंग हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बेटा सडन एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओहो, फाई फाई, ये सारे शब्द आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। बताओ सेंटेंस का बेसिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप बोलोगे सर सेकंड क्लास आप बेसिक पे टिके हो। बेटा चीजें बढ़िया सीखनी है तो समय लगेगा, घास थोड़ी ना काटने के लिए बैठा हूं। अब मैं इस सेंटेंस पर वापस लौटा। मैंने बोला राहुल स्कूल रोजाना स्कूल जाता है। मैंने बोला राहुल स्कूल नहीं जाता है। तो अब पता है आप इसे क्या बोलोगे, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल। राहुल डज नॉट गो टू स्कूल डेली। मैंने बोला बेटा क्या राहुल रोजाना स्कूल जाता है? तो आप बोलोगे सर क्या राहुल जाता है, यानी हाँ या ना, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा, डज। डज राहुल गो टू स्कूल डेली। डज राहुल गो टू स्कूल डेली, और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। मैंने बोला क्या राहुल रोजाना स्कूल नहीं जाता? तुरंत बेटा पकड़ लो, आपने बोला सर डज राहुल नॉट गो टू स्कूल डेली। मैंने बोला राहुल स्कूल क्यों जाता है। मान के चलो मैंने क्या बोल दिया आपसे, राहुल स्कूल क्यों जाता है, तो क्या बोलोगे बेटा, वाई डज राहुल गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला राहुल स्कूल क्यों नहीं जाता है, राहुल स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो आप बोलेंगे सर वाई डज राहुल नॉट गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क जू करती हूं। तो इन चीजों को क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए कि जब तक आप एक सेंटेंस को 6 तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तब तक बेटा आपको टेंस नहीं आता। और टेंस आपको तब तक भी नहीं आता जब तक आपको सेंटेंस के बारे में ना पता हो कि ये होते कितने प्रकार के। क्योंकि एरर्स आपको मिक्स दिखेंगी। मिक्स क्यों दिखती हैं, क्योंकि आपको कुछ एरर्स अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी मैं दिखाऊंगा जो कि आपके टेंस पर बेस्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस्ड है। और बेटा कुछ एरर्स आपको मेरे प्यारे भाई मैं सिंपल सेंटेंस की भी दिखाऊंगा। तो एक बार आप सभी इस चीज को आज मेरे से प्रॉमिस कर दो कि सर हम इस चार्ट को 2 बार बनाएंगे। बेटा ये जो टेबल मैंने आपके सामने बनवाई है इसे 2 बार आप खुद से बना लीजिएगा, आपको अगर चीजें बहुत बढ़िया से सीखनी है तो। ठीक है, इसके साथ हमने अभी ये बेसिक बात कर ली प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आपके मन में क्वेश्चन आया सर ये डज कहां से आ गया। बेटा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या चाहिए मेरे भैया, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेकर के आएंगे, डू या फिर डज। और बेटा डू और डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। भाई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इस छोटी सी बात को सारे बच्चे याद रखना कि यदि हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी बेटा, डू या फिर डज। क्या आएगी मेरे प्यारे बेटा जी, डू या फिर डज। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? हाँ जी, किसी भी डियर स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आई हो तो बताओ बेटा एक बार मुझे। बिल्कुल तरीके से चलना भाई, बिल्कुल तरीके से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं चले तो भी गड़बड़ कर बैठोगे आप। अब यहां तक की बात हो गई बेटा क्लियर।
अब मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़ाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले बेटा यूज नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला यूज आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब हमारा वास्तव में क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होगा। अभी तक जो बेसिक था पूरा का पूरा टेंस का, वो मैंने पूरा क्लियर किया। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले यूज पर आ रहा हूं, और सबसे पहला यूज मैंने बोला बेटा टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि जब भी कभी आपको अपने सेंटेंस के अंदर क्या दिखाना होगा भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट दिखाना होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए आप हमेशा किसका सहारा लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है जी, कैसे भला? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला बेटा द अर्थ मूव, या बेटा मूव्स, या मेरे प्यारे बेटा मूव्ड राउंड द अर्थ, राउंड द सन। मैंने बोला पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा जी बोल दूं द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, क्या ये बात आपको सही लगेगी? एक बार इन दोनों क्वेश्चंस पर आप गौर कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समस्या क्या है, आज तक रटते जा रहे थे, और मुझे बस आपका ये मिथ खत्म करना है कि टेंस को रट करके सीखा जा सकता है। नहीं भैया, ये तो एक सरासर वो वाली बात हो गई कि कोई कर ही नहीं सकता। यार कर क्यों नहीं सकता? अगर इंसान मन में ठान ले तो भैया क्या कहने वाले हैं बताओ जरा एक बार बेटा जी, जवाब दो आप सारे बच्चे। तो आप बोलेंगे सर देखो, सबसे पहली बात, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, हमेशा लगाती है। ये बेटा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य की घूम रही है। ऐसा तो नहीं किसी और के पास घूमने लग जाएगी। तो बेटा पृथ्वी घूमती है, ये एक नॉर्मल घटना है, यूनिवर्सल ट्रूथ। पृथ्वी क्या है? सिंगुलर, तो बेटा वर्ब भी क्या है दोस्त? सिंगुलर। ना मूव आ सकता है ना मूव्ड आ सकता है। और मेरे भाई गलती से भी ये भी मत कह देना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये गलत है स्टेटमेंट। घूमती है, क्योंकि अगर आप किसी स्टेटमेंट के लास्ट में बोल रहे हो बेटा रहा है, रही है, या फिर रहे हैं, यानी कि आपकी वाली भाषा पे जा रहा हूं, आपकी वाली पे, जिससे आपने चीजें सीखी हुई है, जिस तरीके से सीखी हुई है, आपको लगता है कि सर हाँ घूम तो रही है, तो बेटा याद रखना रहा है, रही है, रहे हैं। अगर आप किसी स्टेटमेंट के बाद में इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आप उस स्टेटमेंट को कॉन्टिन्यूअस कहने का कोशिश कर रहे हो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा? कॉन्टिन्यूअस एक्शन कहने की कोशिश कर रहे हो। तो जीवन भर याद रखना लाडले, आप कॉन्टिन्यूअस केवल उस एक्शन को बोलोगे जो थोड़ी बहुत देर में कभी ना कभी खत्म होगा। कॉन्टिन्यूअस एक्शन सिर्फ और सिर्फ वो एक्शन होते हैं जो अभी तो चल रहे हैं, लेकिन बेटा 10-5 मिनट में, 2-4 दिन में, 10-5 सालों में खत्म होंगे। यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक्शन कैसे है बेटा? टेम्परेरी एक्शन है। कैसे एक्शन है मेरे प्यारे बेटा? ये आपके टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी का मतलब है अस्थाई, यानी अभी चल रहा है लेकिन कभी ना कभी खत्म होगा। और जो भी एक्शन बेटा टेम्परेरी है, जो अभी तो चल रहा है पर थोड़ी बहुत देर में, 10-5 मिनट में कभी ना कभी खत्म होगा, वो आपका जाता है बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कि उसके लिए आप मेरे प्यारे बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आप यहां पर इसके लिए कर सकते हो। बताओ मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? आप बताओ बेटा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, क्या कभी रुकेगी? नहीं रुकेगी। जब तक घूमेगी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही घूमेगी। तो बेटा आज ही नहीं घूम रही, वो घूमती ही है। इसलिए बेटा मैं इस सेंटेंस को इसमें नहीं लेकर के जा सकता, बिकॉज ये बेटा एक टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ये लाडले परमानेंट एक्शन है। और जब भी कभी आप कोई परमानेंट एक्शन को बात करते हो, किसकी बात करते हो मेरे भाई? आप किसी भी परमानेंट एक्शन की बात करते हो, तो याद रखना परमानेंट एक्शन जो आपके होते हैं लाडले, वो आपके जाते हैं इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसके अंदर जाते हैं मेरे भाई इंडेफिनिट टेंस के अंदर। बताओ मेरी बातें कितने भाइयों को समझ में आई हैं?
यही एक वजह थी कि मैंने यहां पर मूव्स लिया। आपके मन में फिर सवाल उठेगा, सर मूव्ड क्यों नहीं लिया? मैं बोला भाई अब इसका भी जवाब देता हूं। मूव्ड क्या है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मेरे प्यारे बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, ये किसी भी ऐसे एक्शन को दिखाती है जो कि वन टाइम एक्शन हो। क्या हो मेरे प्यारे बेटा? वन टाइम एक्शन हो। कब का हो? पास्ट का हो। जैसे कि मैं कह देता पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमी थी, केवल एक बार घूमी थी भैया, तो आपकी बात ठीक थी। मैं कह देता राहुल ने मेरी मदद की थी, केवल एक बार की थी, तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं दोस्त मेरे? राहुल हेल्प्ड मी। बिल्कुल बात ठीक है, राहुल ने मेरी एक बार मदद की थी, कतई ठीक है। मैंने बोला राहुल मेरी मदद करता है, परमानेंट प्रोसेस है, हमेशा करता है भैया। तुरंत बेटा आपका दिमाग घूमेगा। अब आप क्या बोलोगे दोस्त? राहुल हेल्प्स मी। ठीक है भैया। मैंने बोला राहुल मेरी मदद कर रहा है, यानी 10-5 मिनट 2-4 दिन करेगा, फिर राहुल अपने घर, मैं अपने घर। तो जो अभी चल रहा है काम, लेकिन वो रुकेगा, कभी ना कभी खत्म होगा, ये टेम्पररी एक्शन है। तो ऐसे एक्शन को बेटा आप बोल दोगे राहुल इज हेल्पिंग मी। क्या मेरे प्यारे बेटा? राहुल इज हेल्पिंग मी। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है दिक्कत। अब यहीं से एक बात और सुन लो, ये तो वन टाइम एक्शन हो गया, यानी एक बार हुआ है ये कार्य। कब हुआ है भैया? पास्ट में हुआ है। लेकिन अगर आपके मन में आ जाए कि सर पास्ट के अंदर कोई काम बार बार हुआ करता था, तो पास्ट के अंदर बेटा अगर कोई काम आपका रिपीटेड रहा हो तो क्या करोगे? मन में तो उठना चाहिए। मेरे मन में तो बड़े सवाल आते थे कि सर राहुल मेरी मदद किया करता था, एक बार नहीं करी, बहुत बार किया करता था भाई, वो तो अक्सर उसने मेरी मदद की थी। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, बचपन में शुभम झूठ बोला करता था। यानी बेटा ये पास्ट की आदत है, पास्ट के अंदर कई बार हुई घटना है, और जो भी बेटा पास्ट के अंदर कई बार घटना घटित हो जाती है दोस्त, उसको दिखाते हैं यूज्ड टू के साथ। इसके साथ मेरे प्यारे बेटा यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर मैं इसी को कह दूं राहुल मेरी मदद किया करता था, तो बेटा मेरे आप क्या बोलोगे लाडले? आप बोलोगे राहुल यूज्ड टू हेल्प मी। बताओ भैया ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? टेंस का झमेला गया तेल लेने। आप सीधा गणित याद रख लो, जो घटना हमेशा चल रही है V1 V5, यानी बेटा या तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। जो घटना कभी पास्ट में हुई थी और एक बार हुई थी, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल पास्ट, यानी बेटा V2। जो घटना पास्ट में बहुत बार हो गई बेटा, वो यूज्ड टू के साथ V1। और मेरे भैया जो अभी आपका काम चल रहा है बट वो भविष्य में खत्म होगा लाडले, वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में टेम्परेरी चल रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी से मैं आगे एक और लाइन लिंक करके आगे ले जाऊंगा आपको। बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मेरी बात समझ में, क्योंकि ये चीजें समझने की हैं। टेंस ऐसा चैप्टर है ही नहीं जिसको रटा जा सके, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है। डन है मामला? आप बोलेंगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक बात और बोल दूं, फिर से आपसे बात करता हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिख देने, आप उन चारों का हिंदी मीनिंग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है भैया, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, चारों एग्जाम्पल्स का हिंदी मीनिंग मुझे आप बताओगे। मैंने बोला बेटा कि मान के चलो, मैंने बोला बेटा शी लव्स मी, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बेटा शी लव्ड मी, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने बोला शी यूज्ड टू लव मी। 3 एग्जाम्पल बेटा मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, या पर छोड़ो यार, लव वाला एंगल ही एक अलग है, मुझे लव से एग्जाम्पल बनाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन फंसेगी। आप बोलोगे सर ये क्यों हो गया? अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत में खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला बेटा आपके सामने शी राइट्स अ लेटर, एकदम प्यारी बात। मैंने बोला शी रोट अ लेटर, ठीक है। मैंने बोला शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है भाई। मैंने आपके सामने बेटा बात बोली सी यूज्ड टू राइट अ लेटर। बेटा इन चारों एग्जाम्पल्स की हिंदी आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चारों एग्जाम्पल्स की हिंदी। अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट मैंने शुरू किया है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की शुरुआत है, और शुरुआत केवल इतनी सी हुई है कि हमने ये देखा
कि कोई भी ऐसा एक्शन जो बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जो कि फैक्ट है, उस फैक्ट को दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन सा बन सकता है? जो टेम्परेरी है, जो कभी ना कभी खत्म होगा। और अगर कोई काम पास्ट में हुआ है और वो केवल एक बार हुआ है बेटा जी, तो वो आपका जाएगा V2 में। किसमें बेटा? V2 में। और V2 किसकी निशानी होती है अगर मैं कह दूं तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ा रखा है। V2 भैया किसकी निशानी होती है? जरा बताना बताना बताना। आप बोलोगे सर देखो V2 है हमारी किसकी निशानी? पास्ट इंडेफिनिट की निशानी। भाई किसकी निशानी है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट की। V1 V5 किसकी निशानी? प्रेजेंट इसकी। इज द मार्क के साथ ये सब कुछ किसकी? कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आई बेटा। आज आपको ये प्यारा सा होमवर्क दे रहा हूं, पूरा टेंस आपको मैं यहां सिखाऊंगा, ऑल्टरनेटिव डे पर सिखाऊंगा। रोज रात को 9 बजे आपको मेरी वीडियो मिलेगी। ऐसा सिखा दूंगा दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर पाएगी, बशर्ते आप पूरा सीख लेना। समय जरूर लगेगा थोड़ा सा मेरे साथ में आपको, बट सिखा बिल्कुल दिल से दूंगा और हर चीज आपको कैच करने सिखा दूंगा। फिलहाल आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर करूंगा, क्योंकि अभी मैं जिस टाइम पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसके बाद मेरी अभी क्लासेस है। ठीक है ना, तो मुझे अपनी बाकी क्लासेस कंटिन्यू करनी है। ठीक है भाई, एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर पूरी इंग्लिश दिल से सीखना चाहते हो तो आपके लिए बेटा ये मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच है दोस्त, अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच है ये। इसमें पूरी इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैब्स हो, कॉम्प्रिहेंशन हो। डेली शाम को 3 से 4 बजे क्लास चलती है, आज पहली क्लास हुई है। और रात को 7 से 8 बजे वोकैब्स और ग्रामर पढ़ाऊंगा दिवाली के बाद से। आप इस बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हो आपकी पूरी इंग्लिश की समस्याओं को दूर करने के लिए। जुड़ते समय कूपन कोड कभी गलत ना करना, कोई भी बच्चा गलत मत करिएगा। Y795 क्या कूपन कोड है बेटा जी? Y795। जैसी कूपन कोड लगाओगे तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद इसमें आप जुड़िएगा। और इस बैच में बता दूं आपको 100 से ज्यादा PDF दूंगा। 2024 वाले सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व करवाऊंगा, आप करके दिखाओगे मुझे उनको सोल्व। ये मेरा आपसे वादा है। एकदम बेसिक से शुरू करके आपको टॉप एडवांस लेवल तक मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है जी, बैच में जुड़ कैसे सकते हो वो भी रास्ता बता देता हूं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाओ। देखो गूगल पर गए भैया, आप पहुंच गए, बहुत बढ़िया। ये पहुंचे, आपने गूगल पर लिखा अड्डा 24/7, पहली स्लाइड क्लिक कर दी, फिर यहां पर ऑल कोर्सेज में गए। ठीक है जी, ऑल कोर्सेज में जैसे आप जा रहे हो तुरंत SSC में जाओ, CGL में जाओ, SSC CGL। जैसे ही आप जाते हैं CGL में, देन आपके सामने ये रहा अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच। 542 रुपए का आपको ये दिखेगा जब इसके कूपन कोड इस्तेमाल करोगे। यहां बाय नाउ पे क्लिक करना, कूपन कोड पे क्लिक करना, Y795 लगाना, तुरंत आपका प्राइस 498 रुपए हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या कूपन कोड था आपका? आप बोलोगे सर Y795। ध्यान रहे ऐसा कोई बच्चा ना रहे जो ये सोचे अरे 400 रुपए का है, 450 का है। भाई देख, पढ़ना है तो दोस्त हल्का फुल्का अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना तो आपकी इच्छा है। सब कुछ आप जानते हैं, आप कोई छोटे बच्चे हैं नहीं। लेकिन ये मेरा वादा है, इस बैच में आपको दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी कभी भी, अगर इस बैच को आपने मेरे साथ कंप्लीट किया तो। चलिए भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय भैया, टेक केयर।